नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। नीदरलैंड से आईआईटी कानपुर पहुंचा देश का सबसे बड़ा क्रायो माइक्रोस्कोप, जानिए क्यों है आपके लिए खास। एसजीपीजीआई में मिलेगी वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी, 500 करोड़ से बनेगा एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर। लखनऊ के हनुमत धाम में लगेगी 108 फीट ऊंचे बजरंगबली की मूर्ति, सीएम योगी ने किया शिलान्यास। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित हुआ उत्तर प्रदेश आम महोत्सव, जाने क्या कुछ रहा खास। बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंडर 19 में नोएडा के नीर नेहवाल और चिराग सेठ पुरुष एकल में बने चैंपियन। बनारस का पहला नाइट मार्केट बनकर तैयार, 2 किलोमीटर में दिखेगा पूरा बनारस। 1996वें यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान मताधिकार और अन्य लोगों से मारपीट के मामले में अभिनेता राज बब्बर को हुई जेल, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। और अब खबरें विस्तार से। हम लोग जो दवाइयाँ खाते हैं उनका शरीर, कोशिकाओं और अन्य हिस्सों में क्या असर होता है, ये जानने के लिए अब हमें अन्य देशों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सुविधा हमारे आईआईटी कानपुर में जल्द ही शुरू होने जा रही है। क्योंकि अब इस संस्थान में देश का सबसे बड़ा क्रायो माइक्रोस्कोप आ चुका है। इसकी मदद से दवाओं का साइड इफेक्ट का पता लगाने के लिए सटीक रिसर्च की जा सकेगी। इससे हमारे शरीर पर होने वाले दवाओं के साइड इफेक्ट को न सिर्फ रोका जा सकेगा, बल्कि दवाओं को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकेगा। ये माइक्रोस्कोप नीदरलैंड से करीब 30 करोड़ रुपए से मंगाया गया है। ये स्कोप इतना बड़ा है कि इसके लिए नई बिल्डिंग बनवाने की तैयारी भी पूरी की जा चुकी है। फिलहाल माइक्रोस्कोप को संस्थान की हवाई पट्टी के पास एडवांस इमर्जिंग सेंटर में रखवाया गया है, जो कि पूरी तरह से वाइब्रेशन फ्री है। ये माइक्रोस्कोप क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाता है, जिसके माध्यम से प्रोटीन की सिग्नलिंग कराई जा सकेगी और इनकी एनालिसिस रिपोर्ट के आधार पर दवाओं के साइड इफेक्ट का पता लगाना आसान होगा। बताते चले कि क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की खोज को बायोकेमिस्ट्री क्षेत्र में नए युग की शुरुआत बताया गया है। इससे शोधकर्ता न केवल किसी जैव कण की आवाजाही रोक सकते हैं, बल्कि उनकी पूरी प्रक्रिया को भी देख सकते हैं। इसके आविष्कारकर्ता वैज्ञानिकों जाक डुबोशे, योआखिम फ्रैंक और रिचर्ड हेंडरसन को साल 2017 का नोबेल दिया गया था। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। यूपी में 500 करोड़ की लागत से बच्चों के लिए एडवांस मेडिकल सेंटर की स्थापना की जाएगी। सीएम योगी से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश का सबसे प्रीमियर चिकित्सा संस्थान एसजीपीजीआई यानी कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान इस सेंटर को ग्लोबल स्टैंडर्ड के तर्ज में बनाने में जुट गया है। सबसे अहम बात यह है कि जहां इस सेंटर में नौनिहालों को उनकी बीमारी से छुटकारा मिल सकेगा, वहीं दूसरी तरफ इस एडवांस सेंटर में हर साल 48 डॉक्टर एक्सपर्टाइज हासिल कर बच्चों का बेहतर उपचार कर सकेंगे। इसका निर्माण करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। सेंटर में सुपर स्पेशलिस्ट विभाग की पढ़ाई शुरू हो सकेगी। डिग्री और डिप्लोमा कोर्स शुरू होने से बच्चों के उपचार के क्षेत्र में विशेषज्ञों की संख्या बढ़ेगी। अगले महीने शिलान्यास की तैयारी है। इसे दिसंबर तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रोजेक्ट के दूसरे फेज में 12 से 18 साल की उम्र वाले किशोर किशोरियों से जुड़ी बीमारियों के उपचार के लिए केंद्र बनेगा, जो कि पूरी तरह से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होगा। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे 108 फीट ऊंची बजरंगबली की बैठी हुई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके लिए हनुमत धाम मंदिर में बीते बुधवार को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के प्रांगण में स्थापित मूर्तियों का अनावरण किया। उन्होंने मंदिर प्रांगण में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का शिलान्यास भी किया। गौरतलब है कि गोमती नदी के किनारे हनुमान धाम बनाया गया है। इस पूरे परिसर में 1.25 लाख छोटी बड़ी हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित की जा चुकी हैं। पिछले 2 साल से यहाँ चल रहे सौंदर्यीकरण का काम अब पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि कहीं भी बजरंगबली की बैठी हुई 108 फीट की प्रतिमा नहीं है। ये प्रतिमा 2 साल में यहाँ पर स्थापित हो जाएगी। बजरंगबली की ये प्रतिमा नवाबों के काल में बनाए गए रूमी गेट से 8 फीट ऊंची होगी। दरअसल रूमी गेट की ऊंचाई करीब 100 फीट की है, जबकि बजरंगबली की ये मूर्ति 108 फीट की बन रही है। गोमती के किनारे पर कहीं से भी दूर दूर तक बजरंगबली के दर्शन किए जा सकेंगे। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। लखनऊ के आम को काकोरी ब्रांड से जाना जाएगा। ये घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 की शुरुआत के मौके पर की। इससे पहले साल 2005 में सपा सरकार ने लखनऊ के आम को नवाब आम के नाम से ब्रांडिंग की थी, जिसे अब काकोरी ब्रांड के नाम से जाना जाएगा।
बता दें, आम की गुणवत्ता सुधारने और किसानों की मदद के लिए लखनऊ में मैंगो मेगा क्लस्टर बनेगा, जिसके जरिए आमों की गुणवत्ता सुधार कर निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाएगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। सीएम योगी ने कहा भी कि देश के मुकाबले प्रदेश में आम की उत्पादकता करीब दोगुनी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लखनऊ में आम का मेगा क्लस्टर स्वीकृत किया है। इसके तहत अगले 5 सालों में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में आम के प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु हैं। उत्तर प्रदेश आम उत्पादन में 23.47% की हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख निर्यात वाली आम की किस्में चौसा, दशहरी और लंगड़ा है। और अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। 3 जुलाई 2022 को आगरा में विजय शर्मा मेमोरियल यूपी ईस्ट जोन सिलेक्शन बैडमिंटन टूर्नामेंट के एकल वर्ग में नोएडा के शटलरों ने धाक जमाई। पुरुष एकल में चिराग सेठ और अंडर 19 बालक वर्ग में नीर नेहवाल चैंपियन बने। अंडर 19 बालक युगल में आगरा के दक्ष गौतम और मेरठ के उज्जवल ने खिताब जीता। पुरुष युगल के फाइनल में सिद्धार्थ सालार और सिद्धार्थ मिश्रा की जोड़ी ने सहारनपुर के चंद्रभूषण त्रिपाठी और कपिल चौधरी को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। अंडर 19 मिश्रित युगल के फाइनल में आगरा के दक्ष गौतम और बस्ती की शिवांगी सिंह ने गोरखपुर के शिवम श्रीवास्तव और आदित्य यादव को हराया। ओपन मिश्रित युगल में आगरा के आयुष अग्रवाल और गाजियाबाद की माही नरेश ने जीत दर्ज की। अंडर 19 बालिका युगल में बस्ती की शिवांगी सिंह और तनीषा सिंह ने खिताब पर कब्जा किया। ओपन वर्ग महिला युगल में लखनऊ की समृद्धि सिंह और नोएडा की सोनाली सिंह ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। बताते चलें कि बैडमिंटन एसोसिएशन आगरा द्वारा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े टूर्नामेंट विजय शर्मा मेमोरियल ईस्ट जोन सिलेक्शन का 30 जून से 3 जुलाई तक एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजन किया गया था। टूर्नामेंट में प्रदर्शन के आधार पर ईस्ट जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए यूपी टीम का चयन भी किया गया था। और अब बढ़ते हैं अपनी 6ठी खबर की ओर। सालों से भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहे वाराणसी शहर की असंख्य उपलब्धियों के ताज में अब एक और भव्य उपलब्धि जुड़ गई है। 7 जुलाई को पीएम मोदी ने अपने बनारस दौरे में काशी को कई बड़ी सौगातें दी। इसके साथ ही काशी को पहला नाइट मार्केट भी मिल गया है। अब लहरतारा चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे 1.9 किलोमीटर में नाइट बाजार सजाया जाएगा। इसमें काशी की संस्कृति, कला, गंगा घाट, गंगा आरती, देवी देवता, संत महात्मा, विभूतियां, रोपवे के साथ नए बनारस की तस्वीर भी होगी। ये एक ऐसा बाजार होगा जो दिन में तो बंद रहेगा, लेकिन रात में पूरी तरह से गुलजार होगा। इस नाइट बाजार में बनारसी खान पान का स्वाद और हर जरूरी सामान भी मिलेगा। सुगम यातायात के लिए ई-रिक्शा, ऑटो, कार, बाइक से लेकर रोडवेज बस भी उपलब्ध होंगे। आपकी सहायता के लिए पुलिस भी वहां पर मौजूद रहेगी। सड़क की सुरक्षा के लिए दोनों तरफ रेलिंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग और अन्य संसाधन विकसित किए गए हैं। सुविधा की दृष्टि से दोनों छोर पर प्रसाधन, पेयजल की सुविधा, पर्यटकों के लिए इंफॉर्मेशन कियोस्क और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और अब बढ़ते हैं अपनी 7वीं और आखिरी खबर की ओर। 1996 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान अधिकारी और अन्य लोगों से मारपीट करने के मामले में सपा प्रत्याशी रहे राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में आदेश दिया था कि सांसदों और विधायकों के लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए देश भर में विशेष अदालतें स्थापित की जाएं। इसके बाद 11 राज्यों में विशेष रूप से मौजूदा सांसदों और विधायकों के मुकदमों की सुनवाई के लिए 12 विशेष अदालतें स्थापित की गईं। 12 विशेष न्यायालय दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2 और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल राज्य में एक न्यायालय का गठन किया गया था। वर्तमान में 9 राज्यों में 10 विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं, जिसमें बिहार और केरल की विशेष अदालतों को शीर्ष अदालत के दिनांक 4/12/2018 के निर्देश के अनुसार बंद कर दिया गया था। इसमें हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर अपराध को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया है। पहले वो मुकदमा जो सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण में है और सुनवाई सत्र अदालतों में होनी है। दूसरा, छोटे अपराध से संबंधित मामले मजिस्ट्रेट न्यायालय में सुने जाते हैं। सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी यानी कि अदालत के मित्र ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला कि एमपी एमएलए के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन के बावजूद 4442 आपराधिक मामलों में 2556 मौजूदा सांसद और विधायक शामिल हैं।
फिलहाल आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।